दगड़ियों, एक सवाल छोटा सा कि क्या किसी एक राजनीतिक दल का घोषणा पत्र जो होता है वो किसी दूसरे राजनीतिक दल के अंदर बेचैनी पैदा कर सकता है। हम्म, वैसे तो इस चुनाव में अभी तक आम जन के सामने जो घोषणा पत्र आया है वो कांग्रेस का ही घोषणा पत्र आया है और बड़े गाजे बाजे के साथ आया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पत्र के खिलाफ बोला है। घोषणा पत्र के बिंदुओं को तो उन्होंने नहीं छुआ है, शायद उन बिंदुओं को हर कोई छू भी नहीं सकता था। फिर उसके बाद विमर्श की स्थिति बनती है जो सबके लिए कठिन होता है। लेकिन इस घोषणा पत्र पर माननीय प्रधानमंत्री ने, जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभाएं कर रहे हैं जगह जगह, उन सभाओं में कहा है कि इस घोषणा पत्र में वामपंथियों और मुस्लिम लीग की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री के इस बयान, सिर्फ इतना सा बयान कि साहब ये घोषणा पत्र मुस्लिम लीग और वामपंथ का जैसा घोषणा पत्र है, सिर्फ इतना ही कहे को गुलाम ऑब्लिक गोदी ऑब्लिक दरबारी मीडिया ने जिस तरीके से इधर 2-4 दिन में छुआ और उठाया है, वो मीडिया का दिमागी दिवालियापन तो स्पष्ट करता ही है, साबित करता ही है। भारत में हिंदी मीडिया में 8-10 चैनल हैं, उसमें से सिर्फ 3 चैनल भी कांग्रेस के घोषणा पत्र को बिंदुवार जनता के बीच में ले गए होते या प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठा दिए होते तो निश्चित रूप से देश भर में एक ही सवाल उठता कि आखिर प्रधानमंत्री किस बिला पर एक घोषणा पत्र को लेकर यह आरोप लगा रहे हैं। पहले तो बता दिया जाए कि ये राजनीतिक दल हैं, वामपंथ के कई राजनीतिक संगठन हैं और मुस्लिम लीग भी भारत के अंदर एक राजनीतिक संगठन है वर्तमान में। जब हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो 2 मुस्लिम लीग हमको दिखाई देते हैं। एक आज़ादी से पहले 42 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इस आंदोलन का विरोध करने वाली जो ताकतें थीं उसमें वह मुस्लिम लीग भी थी जिसने पाकिस्तान बनवाया भारत को तोड़कर। और बंगाल में जिस सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली सरकार, वो एक इतिहास है, उसको छुपाने लायक उसमें कुछ नहीं है। खैर, भारत के अंदर बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, अकाली दल एक राजनीतिक दल है, कश्मीर से भी हैं कई राजनीतिक दल, और उसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल भी एक राजनीतिक दल है। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्टों के भी कई राजनीतिक दल हैं। ये सारे के सारे राजनीतिक दल, चुनाव है, चुनाव आयोग, चुनाव तंत्र, उसमें पंजीकृत दल हैं। इनके अपने झंडे हैं, अपने चुनाव निशान हैं जो भारत के चुनाव आयोग ने इनको दिए हैं। और ये लोग भारत में चुनाव लड़ सकते हैं, पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं, किसी एक सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, किसी एक प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये भारत के चुनाव आयोग में पंजीकृत दल हैं, मान्यता प्राप्त दल हैं, ये चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जो देश के सर्वोच्च पद पर भी बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से वो प्रचारक की भूमिका में है। अभी वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद पर भी हैं और हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में ही व्याख्या भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री अगर ऐसे कोई बयान दें कि इनका साहब फलाने दल का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से मिलता जुलता है, यहाँ से उठाया गया है, तो लगता है कि ये भारत के संविधान की जानकारी पूर्ण ना होने की स्थिति ही हो सकती है। बोलना चाहिए, चुनाव है और बोलना ही तो उनकी पहचान है।
आज की तारीख में अगर हम भारत के प्रधानमंत्री को जानते हैं तो किसी ऐसे काम के लिए नहीं जानते जिसने बेरोजगारी दूर कर दी हो, देश के अंदर समानता के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की हो, सबका साथ सबका विकास विश्वास पर कोई एक बहुत बड़ा काम किया हो, नहीं जानते। हाँ, उनके वादों को लेकर हम जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी से एक सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि अब पहला चरण जो है 19 तारीख को है, जुम्मा अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र सामने नहीं आया है। क्या ये चुनाव से कुछ घंटे पहले आएगा? क्या यह चुनाव की प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद आएगा या नहीं आएगा? वैसे प्रधानमंत्री जी ने का एक बयान में हल्द्वानी से छपने वाले अखबार में देख रहा था, जिसमें एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र की खबर थी कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसके बगल में प्रधानमंत्री कहते कि हम घोषणाएं नहीं करते बल्कि काम करते हैं। शायद वो भूल गए कि बहुत सारी घोषणाएं पहले उन्होंने की थी। काला धन की घोषणा, दाऊद इब्राहिम को कान पकड़कर भारत लाने की घोषणा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की घोषणा, 15 लाख की घोषणा, जिसको बाद में इन्हीं के पार्टी के बड़े नेताओं ने, महान नेताओं ने जुमला कहा और जिस पर कोई प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की नहीं आई। और भी बहुत सारी घोषणाएं। भ्रष्टाचार को लेकर आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी बहुत बोलते हैं और हाल में ही जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कृपा से या सुप्रीम कोर्ट में कुछ सूधी लोगों ने जो 2017 से लेकर 24 तक मुकदमा लड़ा, बहुत सारे दस्तावेज इधर से बीने उधर से बीने, यहाँ से एक बटाए वहाँ से एक बटाए, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए, कंधे चौड़े करके खड़े हुए और सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा। और एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो न्यायिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया और साफ शब्दों में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था तो संवैधानिक है ही नहीं, भारत का जो संविधान है वो इसकी इजाज़त ही नहीं देता, ये कैसे बना दिया गया, और उसको असंवैधानिक घोषित करके डिसमिस किया। और जब संवैधानिक रूप से इन बॉन्डों की हकीकत सामने आई तो पता लगा कि स्वतः चंदा देने से अधिक, ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि स्वतः चंदा देने से अधिक वसूली की गई है। ईडी, सीबीआई इसका इस्तेमाल, आरोप लग रहे हैं और ये जघन्यतम भ्रष्टाचार कहाँ है। और सबसे बड़ी बात, ये गलत हुआ है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा है। ऐसे में भी मोदी जी जब भ्रष्टाचार को लेकर बातचीत करते हैं तब लगता है कि उनको सिर्फ, लेकिन मोदी जी भूल जाते हैं कि 2012 में जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप तब की सरकार पर लगे थे, यूपीए की सरकार तब हुआ करती थी, उन सारे आरोप अदालतों में गए। अदालतों में कई बार तो अदालतों को कहना पड़ा, एक हफ्ते तक लगातार कहना पड़ा कि लाइए सबूत लाइए। तब कई चैनल तो कहते रहे कि हमने हवाले से खबरें सी दिखाई थी। और एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी जिन्होंने किताब लिखी थी, उन्होंने तो बाकायदा बाद में माफ़ी मांगी है, गिल्टी महसूस की है। और जितने भी स्टैम्प हो गया, कोल घोटाला हो गया, वाड्रा पर जो मुकदमे थे, आदि सभी अदालतों में समाप्त हो गए। यानी कि इन 10 सालों में सरकार जो भ्रष्टाचार पर बहुत बोल रही है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी सबूत कोर्ट को नहीं दे पाई और सभी मामले निरसित हो गए। के सामने उजागर हुआ है, ये तो कोर्ट से ही उजागर हुआ है, न्यायपालिका से उजागर हुआ है, ये तो किसी राजनीतिक दल ने बोला ही नहीं था। और इसमें हमाम में सभी नंगे हैं, कुछ चड्डी पहन के नंगे हैं, कुछ पजामा पहन के नंगे हैं, लेकिन हमाम में सभी नंगे हैं, एक वामपंथी दलों को छोड़कर। खैर, मोदी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को वामपंथियों का और मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा, लेकिन ये जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र से इतनी घबराहट, इतनी अधिक घबराहट मोदी जी को क्यों है कि वो किसी एक बिंदु को नहीं उकेर पाए।
10 बिंदुओं का घोषणा पत्र, 10 में से 10 बिंदुओं में किसी में 19 उपबिंदु हैं, किसी में 20 उपबिंदु हैं, किसी में 8 हैं, 7 हैं, 6 हैं, उस पर वो एक शब्द नहीं बोल पाए, एक शब्द नहीं। तो इसको क्या कहा जाए? वैसे बेरोजगारों से कहना, शिक्षित रोजगारों से कहना कि हम 1 साल तक 1 लाख रुपया देते हुए अप्रेंटिसशिप आपको देंगे, करवाएंगे, ये कोई राष्ट्र विरोधी काम तो नहीं था। यदि कांग्रेस ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम योजना आयोग को पुनर्स्थापित करेंगे, तो ये कहीं भी मुस्लिम लीग का या कोई वामपंथियों का घोषणा पत्र तो नहीं लगता है, क्योंकि योजना आयोग तो पूर्व में भी था और उस योजना आयोग तब भी रहा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और इसी योजना आयोग के तहत गुजरात में मोदी जी की भी प्रदेश सरकार रही ही है। खैर, स्वास्थ्य को लेकर, नौजवानों को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर इसमें बहुत कुछ कहा गया है। सबसे बड़ी चीज विविधता में एकता, जो कांग्रेस का एक मंत्र भी रहा है, वो बात इस घोषणा पत्र में उन्होंने दोहराई है। भाई, आप कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, और इस घोषणा पत्र में अगर आपको कोई शब्द एक बेचैन कर रहा है तो वो हो सकता है हिस्सेदारी न्याय। लंबे समय से कहते आ रहे हैं राहुल गांधी कि वह है ना कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है दिल पर रखकर हाथ कहिए देश के आज़ाद है, तो कहते हैं कि 70 आदमी सत्ता से विमुख कर दिए गए हैं। उस आरोप लगाते हैं कि कुल संपत्ति कितने प्रतिशत लोगों के पास है, बाकी लोगों की संपत्ति कितने प्रतिशत लोगों के पास है। उसके बाद अगर उन्होंने एक हिस्सेदारी न्याय शब्द को जोड़ा है तो ये कहाँ अलगाववादी है या कहाँ मोदी जी ने कह दिया। लेकिन निश्चित रूप से जो घोषणा पत्र ये आया है, 10 बिंदुओं का जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने डाला है, अंतिम बिंदु उसमें पर्यावरण है, 9वां बिंदु उसमें रक्षा न्याय है, राज्यों को लेकर राज्य न्याय। भाई, राज्यों के संग आप देखें कि डबल इंजन की सरकार शब्द जब कहा जाता है, भाई एक इंजन खराब हो तब दूसरा इंजन लगाया जाता है, या 2 खराब इंजनों को लगा के आगे पीछे तब गाड़ी, अगर इंजन अच्छा होता, खास होता, मजबूत होता तो दूसरा इंजन लगाने की जरूरत क्यों पड़ती। राज्यों के संग अन्याय हो रहा है। राज्यों को, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वो कह रहे हैं कि उनका जीएसटी वापस नहीं हो रहा, उनके टैक्सेस, उनका हिस्सा दे केंद्र से उनको पूरा का पूरा नहीं मिल रहा। अभी आपने दिल्ली की सरकार काम ना कर सके के लिए बाकायदा पार्लियामेंट में कानून बनाया, ठीक वैसा ही कानून बनाया जैसा कानून आपने चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए बनाया। तो मित्रों, एक भी बिंदु ऐसा नहीं है कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो इसको अलगाववादी बताता हो। वामपंथी शब्द, वामपंथ का इस्तेमाल आपने किया। वामपंथी जो पार्टियां हैं वो भी भारत की संवैधानिक पार्टियां हैं, उनके भी अपने घोषणा पत्र हैं। यदि आप राज्यों की स्थिति देखते हैं तो आपको 20 टाइम्स बेटर स्टेट मिलेंगे जहां वामपंथ की सरकारें पूर्व में रही थी या वर्तमान में है। केरला आप चले जाइए, 20 टाइम्स बेटर देन उत्तर प्रदेश, 20 गुना बेहतर उत्तराखंड से। आपने सुना होगा ना, अभी लद्दाख में सोनम वांगचुक ने क्या कहा, उन्होंने कहा हम लद्दाख को उत्तराखंड नहीं बनने देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लद्दाख को केरल नहीं बनने देंगे। क्यों कहा? खैर, एक घोषणा पत्र कांग्रेस का आया है और देखा जाए तो 2 बड़े राजनीतिक दल हैं, एक ही राजनीतिक दल का घोषणा पत्र आया है। लेकिन घोषणा पत्र से एक फायदा है, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है और आपको लगता है कि एक घोषणा पर कांग्रेस ने अमल नहीं किया 10 बिंदुओं में से, या 2 पर नहीं किया, 3 पर नहीं किया, तो न्यायालय जाने का आपका रास्ता खुलता है कि साहब हमने आपको वोट दिया था, आपने घोषणा की थी तब वोट दिया था। न्यायालय उसको सुनेगा, न्यायालय उसको सुनना चाहिए। तो यदि घोषणा पत्र एक ही पार्टी का आया है तो मान लीजिए कि एक ही दल है जो जनता की चिंता करता है, जो संविधान की चिंता करता है, लोकतंत्र की चिंता करता है,
वरना दूसरी पार्टी खुद बताए कि घोषणा पत्र जनता के बीच डालने से डर क्यों रही है, विलंब क्यों कर रही है। क्या वोट से 1 घंटा पहले डालोगे और मनमानी थोपोगे देश के ऊपर? ये सवाल तो आपके ऊपर लगेगा ही। फिर मिलता हूं दगड़ियों, फिर मिलता हूं।